कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास एक छोटे से लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ के कारोबार की नींव रखी, और आज आप देख ही सकते हैं कि हर घर में आपको इस कंपनी का प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। क्या अब आप सोच रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की। आपने भी कभी न कभी हल्दीराम की भुजिया या नमकीन जरूर खाई होगी, लेकिन आज इस कंपनी की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि हल्दीराम बिकने जा रही है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या सच में 87 साल पुराना हल्दीराम बिक रहा, और ऐसा क्या हुआ जो हल्दीराम के बिकने की नौबत आए? क्या देशी स्वाद वाली इस कंपनी का मालिक विदेशी हो सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। लेकिन हल्दीराम के बिकने की नौबत क्यों आई, इसकी वजह जानने से पहले आजादी से पहले शुरू हुई हल्दीराम की चटपटी कहानी जानना भी दिलचस्प है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि हल्दीराम की शुरुआत कैसे हुई। हल्दीराम की शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है, तनसुख दास, जिनकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आजादी के करीब 50 से 60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भीखाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदमल के नाम पर भीखाराम चांदमल नामक एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। भीखाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन भीखी बाई से सीखी। भीखाराम ने भुजिया बनाकर अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की तरह मामूली थी। बस किसी तरह इनसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर सन 1908 में भीखाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादा की उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में जल्दी शादी हो जाया करती थी। बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी। छोटी सी उम्र में ही वे घर व दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। वे काम करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी यह थी कि वे किसी काम को बड़ी मेहनत व लगन से जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना सीख लिया। महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। तब हल्दीराम ने अपने दादा के साथ उनकी भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। वे भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। उसमें उन्होंने मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफी पसंद आ गया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से काफी स्वादिष्ट और अलग थी। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा और एक वक्त ऐसा आया जब उनके पारिवारिक झगड़े भी उन्हें परेशान करने लगे थे। अंत में हल्दीराम ने परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया। उन्हें पारिवारिक व्यापार से कुछ नहीं मिला। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचना भी शुरू कर दिया। वो इसके जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। साथ ही हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ी नरम, मोटी और गठिए के समान थी। इस बार उन्होंने उसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी थी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार की नमकीन बनने लगी थी। समय के साथ उनके प्रोडक्ट्स की मांग ज्यादा होने लगी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे रहते थे। इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। गंगा बिशन ने बेसन भुजिया में मोठ मिलाने के साथ पहले के मुकाबले उसे पतला कर दिया। उनके इस बदलाव से उसका स्वाद बढ़ने के साथ उसका रूप भी बदल गया। दूर दराज तक घर घर पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा था, जिससे उनकी भुजिया की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर व उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अपने व्यापार को अब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शिरकत होने पहुंचे। वे अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। उन्हें ये सुझाव काफी पसंद आया। हल्दीराम ने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। आगे उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके कारोबार को संभाला। उन्होंने कारोबार को पहले नागपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में खोला गया। वहीं साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए।
इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे थे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना व्यापार फैला दिया। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का बेचना शुरू कर दिया था। आज करीब 100 से ज्यादा देशों में इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर साल 2015 में कंपनी को बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने हल्दीराम के खरीदारी पर रोक लगा दी। उसका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी इसके कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग खास पहचान बना ली थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि हल्दीराम ब्रांड की शुरुआत कब, कैसे और कहां हुई। अब बात करते हैं इसके कारोबार की। हल्दीराम कंपनी एक नाम एक लोगो के साथ 3 हिस्सों में कारोबार करती है, ताकि कंपनी अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सके। दक्षिण और पूर्वी भारत का व्यापार कोलकाता में स्थित हल्दीराम भुजियावाला के पास है। वहीं पश्चिमी भारत का व्यापार नागपुर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पास है। वहीं उत्तरी भारत का व्यापार दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स के पास है। इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से 14 के बीच हल्दीराम का दिल्ली वाली हल्दीराम कंपनी का रेवेन्यू 2100 करोड़ रुपए था। वहीं नागपुर वाली कंपनी का सालाना रेवेन्यू 1225 करोड़ और नागपुर वाली कंपनी का सालाना मुनाफा 210 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2019 में हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 7130 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किग्रा मक्खन, 60 किग्रा घी व 62 लाख किग्रा आलू की खपत होती है। हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार की स्वादिष्ट नमकीन, सोनपपड़ी से लेकर सूखे समोसे, मठरी, चॉकलेट, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, बिस्किट, कुकीज, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट समेत 400 से अधिक प्रोडक्ट्स का स्वाद चखने को मिलता है। आज हल्दीराम की कमाई HUL, नेस्ले, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड की कुल कमाई के बराबर हो गई है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नमकीन शब्द सुनते ही जहन में हल्दीराम का नाम आता है। 87 साल पुराना ब्रांड घर घर में फेमस है। मगर अब देश की लोकप्रिय नमकीन ब्रांड के बिकने की बात चल रही है। जी हां, खबरें हैं कि ब्लैकस्टोन के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने कंपनी की 75% हिस्सेदारी खरीदने की बोली लगाई है। इसके लिए ब्लैकस्टोन के अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर स्टेट फंड GIC ने भी बोली लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बोली के लिए हल्दीराम की वैल्यूएशन 8 से 8.5 अरब डॉलर यानी 66,400 करोड़ से 70,500 करोड़ रुपए लगाई गई है। हालांकि ब्लैकस्टोन ने अभी नॉन बाइंडिंग ऑफर ही रखा है, यानी ब्लैकस्टोन हल्दीराम को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है और न ही हल्दीराम ये डील करने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर ये सौदा पक्का हो जाता है तो ये भारत में अभी तक की सबसे बड़ी इक्विटी खरीद होगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जब सब ठीक चल रहा है तो 87 साल पुरानी इस कंपनी को बिकने की नौबत क्यों आ गई है। दरअसल अब परिवार की नई जनरेशन कंपनी को आगे बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रही है। अग्रवाल परिवार की नई जनरेशन ने खुद को कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से भी अलग कर लिया। कंपनी के CEO पद की जिम्मेदारी संभालने के बजाय के चुटानी को नियुक्त कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले हल्दीराम को टाटा, पेप्सी को जैसी कंपनियों ने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाए। हल्दीराम ये वो नाम है जो भारत के मिडिल क्लास को जहां प्रीमियम कस्टमर होने का एहसास कराता है, वहीं आम और गरीब लोगों के लिए हर गली मोहल्ले, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक ये सिर्फ 5 और 10 रुपए में मिल जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां हल्दीराम का नाम ना हो। लेकिन इस नाम का असली वारिस अंत में कौन बनेगा, किसके हाथों में इसकी जिम्मेदारी आएगी, ये आगे वक्त के साथ पता चलेगा। तो दोस्तों, हल्दीराम की सफलता पर यह वीडियो आपको कैसी लगी और क्या देशी स्वाद वाली इस कंपनी का मालिक विदेशी हो सकता है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।